देखें, आज हम एक ऐसे तज्ज़िये का आगाज़ कर रहे हैं जो सच कहूँ तो आलमी सियासत का नक्शा ही बदल रहा है। हम एक ताज़ा तरीन डीक्लासिफाइड तर्ज की रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसका मरकज़ उभरता हुआ इंडो इसराइल गठजोड़ है। ये सब फरवरी 2026 के एक इंतहाई गैर मामूली दौरे से शुरू हुआ और यकीन माने इसने दुनिया भर में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। ये सिर्फ कोई आम खबर नहीं है, ये इस बारे में है कि दुनिया का नक्शा दरअसल दोबारा कैसे खींचा जा रहा है। अब जरा सिफारती दुनिया को देखें। वहां इस तरह के अल्फाज यूं ही हवा में नहीं कहे जाते। जब वजीर आजम नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर खुद वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल किया और उन्हें एक दोस्त से बढ़कर एक भाई कहा, तो ये महज एक रस्मी जुमला नहीं था। दरअसल ये इस नई शराकत दारी की जबरदस्त जाती केमिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक गहराई का एक बहुत वाज़े और खुला ऐलान था। आज के इस जायजे में हम 5 बुनियादी सुतूनों पर बात करेंगे: 2026 की स्ट्रेटेजिक तब्दीली, सिफारतकारी और मुश्तरका सदमा, दिफाई टेक्नोलॉजी का नया किला, इत्तेहादों का हेक्सागॉन और आखिर में इक्तिसादी और सकाफती इंजमाम। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। पहला हिस्सा 2026 की स्ट्रेटेजिक तब्दीली, जो कि इलाकाई अदम इस्तेहकाम के बीच एक इंतहाई जुर्रतमंदाना कदम था। आइए देखते हैं कि वजीर आजम मोदी के फरवरी 2026 के दौरे इसराइल की टाइमिंग किस तरह एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही थी। अगर आप आदाद व शुमार को देखें तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। अमन के वक्त का दौरा तो एक मामूली बात होती है, ठीक है, लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े के ख़तरे के ऐन वस्त में शदीद कशीदगी के दौरान वहाँ मौजूद होना ये साबित करता है कि भारत हालात की परवाह किए बगैर एक इंतहाई साबित कदम शराकतदार है। ये इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिफारतकारी और मुश्तरका सदमा और केनेसेट का वो तारीखी खिताब। सिफारती महाज पर यह इत्तेहाद सिर्फ मफादात का नहीं रहा, बल्कि तारीखी नौयत के इक़दामात और इंतहा पसंदी से जुड़े मुश्तरका तजुर्बात इसे मजबूत कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम नुक्ता यह है कि वज़ीर आज़म मोदी ने इसराइली पार्लियामेंट यानी किनेसेट में अपने खिताब के दौरान 7 अक्टूबर के हमलों और 26/11 के मुंबई हमलों के दरमियान एक बराह रास्त मुमासलत कायम की। किसी भी भारतीय रहनुमा का ये पहला खिताब था जिसमें यह वाज़े किया गया कि देखें, हम दोनों ममालिक बुनियाद परस्ती के गहरे सदमे से गुजर चुके हैं। और यहीं पर हमें भारत की स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी का वो ज़बरदस्त तवाज़ुन नज़र आता है। यानी एक तरफ तो भारत बुनियाद परस्त इंतहा पसंदी के खिलाफ इजराइल की खुलकर हिमायत कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक जिम्मेदार आलमी किरदार के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता गज़ा अमन मंसूबे की तौसीक़ भी कर रहा है। मकसद यह है कि फ़लस्तीन के मसले का कोई पायदार हल निकाला जाए। काफ़ी निपा-तुला सिफारती कदम है ना? तीसरा हिस्सा, दिफाई टेक्नोलॉजी का किला, जहां खरीदार और बेचने वाले का रिश्ता बहुत पीछे रह गया है। आदाद व शुमार खुद बता रहे हैं कि ये दोनों ममालिक अब मिलके एक हाई टेक ज़रूरत का किला तामीर कर रहे हैं। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 34%। 2020 से 2024 के दरमियान इसराइल की कुल दिफाई बरामदात का 34% सिर्फ भारत को गया। ये $20 अरब से ज़्यादा की खतीर रकम बनती है। ये महज चंद हथियारों की खरीदो फरोख्त नहीं है, बल्कि ये गहरे फौजी इंजमाम की तरफ एक बहुत बड़ी जस्त है। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइली कंपनियां सिर्फ हथियार बेच नहीं रहीं, बल्कि वो भारत में अपनी शाखें खोल रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत बुरैक मिसाइल सिस्टम, जदीद ड्रोन्स और रेडार्स मकामी सतह पर मिलकर तैयार किए जा रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ये इत्तेहाद हकीकत में कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। दरअसल यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इशारा मुस्तकबिल की बका की जानिब है। ये ममालिक अब ड्रोन हमलों जैसे नए खतरात के लिए दिफाई ढालें बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारत का अपना सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट, जिसमें इसराइल के आयरन डोम की टेक्नोलॉजी शामिल की जा रही है, ये एक बहुत ही जदीद सतह का टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, इत्तेहादों का हेक्सागॉन यानी बुनियाद परस्त महवरों का मुकाबला। अब हमारा ये तज्जिया सिर्फ 2 ममालिक से निकलकर एक नए तजवीज़ करदा आलमी स्ट्रेटेजिक ब्लॉक पर मुहित हो रहा है। नेतन्याहू की जानिब से तजवीज़ करदा ये हेक्सागॉन इत्तेहाद दरअसल इलाक़ाई ख़तरात के ख़िलाफ़ एक नया जुरतमंदाना और साख्ती दिफा है। तसव्वुर करें, भारत, इसराइल, यूनान और कुब्रुस को मिलाकर एक ऐसा ब्लॉक बनाने की बात हो रही है जो खित्ते में ताकत का बिल्कुल नया तवाज़ुन कायम कर दे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हेक्सागन के अंदर रहते हुए भी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं किया। वो चांबहार बंदरगाह के जरिए ईरान से भी राब्ते में है और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। ये साफ जाहिर करता है कि भारत किसी एक कैंप का कैदी बने बगैर अपने ताल्लुकात बखूबी निभा सकता है।
5واں اور آخری حصہ اقتصادی اور ثقافتی انضمام یعنی مستقبل کی جانب تیز رفتار پیش قدمی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کس طرح صرف فوج یا دفاع تک محدود نہیں رہا بلکہ دونوں ممالک کی معیشت اور لوگوں کے درمیان سرایت کر چکا ہے۔ بحیرہ ایمر میں جو کشیدگی ہوئی اس کی وجہ سے تجارت کافی متاثر ہوئی تھی، تو اس سے نمٹنے کے لیے اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو کافی تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، اور اس کا مقصد محض ٹیکس کم کرنا نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی جیسے انتہائی اہم شعبوں میں شراکت داری کو تیزی سے فروغ دینا ہے۔ اور اگر ہم ثقافتی سطح پر بات کریں تو ذرا سوچئے، مقبول اسرائیلی سیریز فوڈا کی ٹیم کے ساتھ ملاقات محض کوئی عام فوٹو شوٹ نہیں تھا، یہ دراصل دونوں ممالک کے مشترکہ انٹیلیجنس مقاصد کی طرف ایک بہت ہی لطیف لیکن مؤثر اشارہ تھا۔ اسے کہتے ہیں سافٹ پاور کا بہترین استعمال۔ تو یہ میٹرکس آج کی ہماری ساری گفتگو کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ سفارتی، دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی و سیاسی شعبوں میں یہ رشتہ کیسے پروان چڑھا ہے۔ نئے معاہدوں سے لے کر مشترکہ فضائی دفاع تک یہ ساری چیزیں مل کر ایک بالکل نئی حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس جائزے کے اختتام پر پہنچتے ہیں، ایک بہت ہی اہم سوال ابھرتا ہے۔ اگر واقعی علاقائی سلامتی کا نیا راستہ یروشلم اور نئی دہلی سے ہو کر گزرتا ہے تو عالمی طاقتیں انڈو پیسیفک اور مغربی ایشیا میں اس زبردست نئی صف بندی پر کیا رد عمل دیں گی؟ یہ اتحاد کوئی عارضی چیز نہیں ہے بلکہ ایک طویل المدتی حقیقت ہے جو آنے والے سالوں میں جغرافیائی سیاست کا رخ مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟